गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अभी बजट पर आप लोग बहुत सर्वेश सर की चर्चा को सुन रहे थे। मैं आप लोगों के साथ इस बजट के जो प्रमुख स्कीम्स हैं उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और इस बजट के स्कीम की चर्चा करने से पहले मैं पिछले साल के बजट में वो क्या स्कीम थी और उस स्कीम को फिर से रीपैकेजिंग कैसे किया गया है, इस चीज़ से मैं अपने क्लास की शुरुआत करूंगा। जहाँ तक याद होगा 2023-24 का जब बजट आया था तो उस समय कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ध्यान होगा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगर पढ़ाई के क्रम में रहे होंगे, उलट के देखते होंगे, तो 2047 को लेकर के ही उस बजट में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस बजट में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पिछले बजट में क्या कहा गया था, क्या हमें हासिल करना है 2047 में? विकसित अर्थव्यवस्था? नहीं। क्या क्या चीज? बोलिए। एक विशेष टर्म इस्तेमाल किया गया था, अमृतकाल। मतलब अमृत काल में रहते हुए अमृत को भूल जाते हैं, कैसे काम चलेगा? तो क्या चीज हासिल करना था? अमृतकाल। और अमृतकाल किसके माध्यम से हासिल किया जाना था? ये 2023-24 है, अभी 2024-25 में नहीं आइएगा। ये 2023-24 है जहां पर लक्ष्य रखा गया था। कब अमृतकाल हासिल करना था? 2047 में। और किस चीज के माध्यम से? तो सप्तर्षि रखा गया था कि हम इस सप्तर्षि 7 प्राथमिकताएं तय की गई थी। उस 7 प्राथमिकताओं के आधार पर, उस 7 प्राथमिकताओं को प्राप्त करते हुए, इन 7 प्रायोरिटीज के थ्रू गुजरते हुए वी हैव टू अचीव अमृतकाल। मीन्स कि जब हम आज़ाद हुए उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उस 100 वर्ष में हम अमृतकाल में सभी भारतवासी प्रवेश करेंगे। तो दूसरा चीज क्या था? सप्तर्षि। जो 7 प्रायोरिटीज थे उनको सप्तर्षि के मिथक से जोड़ा गया था। 7 प्रायोरिटी थे। 7 प्रायोरिटी क्या क्या थे? समावेशी विकास, याद रखिएगा, क्योंकि अब जो आप एग्जाम कहीं भी देने जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि रिसेंट से ही प्रश्न पूछा जाता है आपसे। कोई जरूरी नहीं कि रिसेंट से, इस बार का भी प्रश्न आप देखे होंगे, पिछला जब दे रहे होंगे एग्जाम, तो कोई जरूरी नहीं कि रिसेंट से ही प्रश्न पूछा जाएगा। और 1 साल पीछे भी प्रोजेक्ट करता है। और जब कभी भी बजट का आप या सरकार के किसी भी पॉलिसीज को देखेंगे तो पिछला 3 साल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके पहले वाला गति शक्ति वाले को हम अभी छोड़ देते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लास्ट से ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो सप्तर्षि का 7 बिंदु क्या क्या था? एक था समावेशी विकास, दूसरा था अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। इसके बाद था बुनियादी ढांचा और निवेश। क्योंकि जितने भी स्कीम थे वो इन्हीं 7 प्रायोरिटीज के अंतर्गत सारे स्कीम रखे गए थे। फिर हम सबके स्कीम की और नई बजट हमारे सामने आई है उसके स्कीम की सबका कंपैरिजन करते हुए, सबका तुलनात्मक चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा क्या था? बुनियादी ढांचा और निवेश। चौथा था निहित क्षमताओं का विस्तार, निहित क्षमताओं का विस्तार। पांचवा था हरित विकास। छठा था युवा शक्ति। और 7वें ऋषि थे क्या चीज? वित्तीय क्षेत्र, फिनेंशियल सेक्टर। इन सातों को
7 प्रायोरिटीज के थ्रू अमृत काल तक जाने का लक्ष्य पिछले साल हमारे इन्हीं वित्त मंत्री ने रखा था। पिछले साल फरवरी में इन्हीं वित्त मंत्री ने रखा था कि हम इस 7 अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे, और सबका जो लक्ष्य था वो 3-3 साल का लक्ष्य रखा गया था कि 3 साल में हमारा अचीवमेंट क्या होगा, उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। अब हम लोग नए बजट में आते हैं। नए बजट में लक्ष्य जो है वो है वही 2047 का ही लक्ष्य है, विकसित भारत। तो अमृतकाल जो था वो अब विकसित भारत में बदल गया। इससे हमें कुछ शब्द बदलते हैं, शब्द को बदलते रहना चाहिए। नए नए शब्द होगा तो लगता है ना कि आप एक ही तरह का रील देखते देखते जब पक जाते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, कुछ और उन्माद आना चाहिए। तो शब्द हमेशा बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 9 प्रायोरिटीज तय किया गया है सरकार के द्वारा, 9 प्रायोरिटीज। अब जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी नई योजनाएं हैं, या जो भी नए काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे, वो इन्हीं 9 प्रायोरिटीज के मद्देनजर, जैसे वहाँ देखे थे सप्तर्षि के माध्यम से, तो यहाँ गलती हो गई, नवग्रह कह देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। नहीं, 9 ग्रह के फिर से निकाल देंगे भारत को, लेकिन 9 ग्रह होता तो लगता है ग्रह गोचर में फंस गया, तो सोचेंगे कि ना 9 ग्रह कहना बेकार हो जाएगा। खैर, आप याद रखिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी कि उधर 7 प्रायोरिटीज था तो सप्तर्षि थे, इधर 9 ग्रह है तो 9 प्रायोरिटीज है। क्या आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 प्रायोरिटीज जो है उसमें है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, मीन्स कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और उसको हमारे जलवायु, हमारे मौसम और हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल बनाया जाना है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण वहाँ पर भी थी। अभी जो 7 देखे होंगे उसमें सारी बातें उभर के आ गई होंगी सामने। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार। मीन्स कि वित्तीय क्षेत्र में जो वहाँ पर 7वां सेक्टर था, और लगभग जो 7 चीज़ आप वहाँ देख रहे थे, वही 7 चीज़ किसी न किसी मतलब भाषा का परिवर्तन शब्दों के जाल में आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। क्लियर? अब एक एक करके 9 प्रायोरिटीज है, 9 प्रायोरिटीज में हम आज केवल एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। बाकी प्रायोरिटीज कल या नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उस समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना वक्त ही हमारे पास नहीं रहेगा। तो सबसे पहला जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले साल के बजट को पहले हम देखेंगे। पिछले साल किन किन चीज़ों की बात की गई थी? पिछले साल अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 8 प्रायोरिटीज निर्धारित किया गया था। पिछले साल एग्रीकल्चरल सेक्टर में 8 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी, और इसी 8 प्राथमिकता के अंतर्गत 8 अलग अलग कार्य किए जाने थे। सबसे पहला चीज जो था वो था, इन 8 में अगर देखेंगे तो सबसे पहला चीज था, पहला जो योजना रखी गई थी वो था DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जहां पर हर चीज़, जितने भी सोर्सेज है, एग्रीकल्चर में क्या इन्वेस्ट हो रहा है, ज़मीन की क्या क्वालिटी है, उस पर क्या फसल उपजाया जा रहा है, इन सब के बारे में एक डाटा तैयार किया जाएगा, जो डाटा सबके लिए उपलब्ध होगा, और उसके थ्रू कृषि में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और कृषि का व्यापक रूप से दोहन किया जा सकेगा। मीन्स कि उसमें कृषि आधारित जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनके लिए भी अपना उस डाटा का इस्तेमाल करके वो अपने जो सेक्टर है उस सेक्टर का दोहन कर सकते हैं।
दूसरा प्रोविजन जो रखा गया था, दूसरा जो इसका आयाम था, दूसरा आयाम था कृषि में इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक कोष बनाया गया था, एक निधि बनाई गई थी, कृषि वर्धक निधि, जिसमें कहा गया था कि युवा उद्यमियों को नए स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस निधि से उन्हें सहायता, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सेकेंड टर्म जो था वो था कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट फंड। तीसरा लक्ष्य रखा गया था कपास की उत्पादकता को बढ़ाना, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। कपास की उत्पादकता को बढ़ाना। चौथा रखा गया था आत्मनिर्भर बागवानी और स्वच्छ पौध कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी और स्वच्छ पौध कार्यक्रम। पांचवा था जिसके लिए खूब हो हंगामा मचा था, वो था श्री अन्न को लेकर के, मिलेट्स को लेकर के, कि मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो श्री अन्न ये प्रायोरिटीज में शामिल किया गया था कि श्री अन्न, हर थाली में श्री अन्न पहुंचाया जाए। तो उसके लिए रागी, ज्वार, बाजरा जैसे जो मोटे अनाज थे उसके उत्पादन की खूब हो हंगामा मचा था। मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया गया था, बहुत सारा इसके हर जगह मिलेट्स की चर्चा हो रही थी। इसके बाद था छठा जो इसके बिंदु थे वो था कृषि ऋण। कृषि ऋण तक सुलभता बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया था। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि हम 20 लाख करोड़ का एक फंड बनाएंगे जिसमें एग्रीकल्चर लोन अवेलेबल करवाएंगे, और एग्रीकल्चर लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया था। अभी तक केवल एग्रीकल्चर ही इसमें आता था। एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें पशुपालन, फिशरी, मत्स्य पालन, इन सब को शामिल कर दिया गया था। तो इसमें केवल कृषि ही सम्मिलित नहीं था, कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया था। इसके बाद मत्स्य पालन के लिए कुछ अलग योजनाएं बनाई गई थी, और अंतिम था सहकारिता। सहकार से समृद्धि का नारा दिया गया था, है ना। हम लोग नारा गढ़ने में बहुत उस्ताद हैं, तो नारा गढ़ा गया था सहकार से समृद्धि। और लक्ष्य रखा गया था, इन सारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम का लक्ष्य रखा गया, सहकारिता का लक्ष्य रखा गया था कि जो भी छोटे सीमांत किसान होंगे उन सबको सहकारिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इससे न केवल एग्रीकल्चर का बढ़ोतरी होगा बल्कि लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन होगा। तो इस सहकार से हम निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक समृद्धि हासिल करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक में? अब हम लोग आते हैं नए मतलब अभी जो नया बजट आया है, जो अभी ये 2023-24 का है, 24-25 से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, हौच पौच नहीं हो जाइएगा। तो 23-24 में हमने ये 8 लक्ष्य एग्रीकल्चर सेक्टर में निर्धारित किए थे कि इस 8 लक्ष्य को हासिल करके कृषि सेक्टर को हम अपलिफ्ट करेंगे, किसानों के आय को हम बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ अमृत काल में प्रवेश करेंगे। मीन्स कि अमृत काल तक का लक्ष्य था ये। अब अगले साल क्या होता है वो देखिए। अगले साल फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं। सारे बात आप पिछले साल का जो वित्त मंत्री का बजटीय भाषण था, हर जगह अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप कहीं से भी
निकाल करके उसको देख सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं उसको। कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से कितना पेज का 70-75 पेज का पिछले साल भी था, 70-75 पेज का इस साल भी है। और फिनांस मिनिस्ट्री के साइट पर मतलब पूरा शुरू से लेकर आज तक का सब वित्त मंत्री का जो बजटीय भाषण होता है वो उपलब्ध है, और हम भी वहीं से सब बातों की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इस साल अगर आप देखेंगे तो परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान की बात की गई है। परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान का मतलब क्या दिया गया है? कि इस प्रकार का इसका जो शीर्षक था, शीर्षक क्या था इस बार? जो लक्ष्य था वो लक्ष्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और अनुकूलनीयता। मतलब कि जो हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसके अनुकूल पैदावार को बढ़ाना, उसके अनुकूल पैदावार को, और हमारा जो स्वास्थ्य है, मीन्स क्या, ऐसा पैदावार ना हो जो हमारे स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए। तो ज्योग्राफिकल स्थिति प्लस हमारे स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये लक्ष्य था। तो इसके क्षेत्र में जो पहला लक्ष्य रखा गया है वो है परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान का। मीन्स कि हम ऐसे अनुसंधान को, ये हवाबाजी वाली बात है, कुछ बातें जो होती हैं वो हवाई बात होती है, कि हम ऐसे अनुसंधान को बढ़ावा देंगे जिस अनुसंधान से हम ऐसे बीजों को तैयार करेंगे, ऐसे फसल की किस्म को तैयार करेंगे जो कम वर्षा में या ज़्यादा वर्षा में भी, जैसे जो दो क्षेत्र है ना हमारे यहाँ, एक हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है, एक हमेशा सूखा से प्रभावित रहता है। तो दोनों के अनुसार हम ऐसे बीज, ऐसे फसल तैयार करेंगे जो खूब अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की लक्ष्यदार बातें करने के लिए पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया। दूसरा क्या है कि नई किस्म शुरू किया जाएगा। तो इसी अनुसंधान के आधार पर 109 नई 32 कृषि और मतलब 32 फसलों का 109 उच्च पैदावार वाले नस्ल जारी किए जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। ये भी लक्ष्य जो है वो उसी तरह का है जैसा पिछले साल का आप देख रहे थे कि हम ये काम करेंगे। सर अभी बहुत अच्छा से भविष्य काल की आपके साथ चर्चा कर रहे थे, तो समझने में ज़्यादा स्पष्ट कर चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मुझे है नहीं। इसके बाद कहा गया है प्राकृतिक कृषि। हम प्राकृतिक कृषि अर्थात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, आप देखे होंगे बहुत, जब बिहार सरकार अपना सेकेंड कृषि रोड मैप जारी की थी तो उसने घोषित किया था कि गंगा का जो तटवर्ती क्षेत्र है उस तटवर्ती क्षेत्र में हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। कब किया था ये काम, कब ये जारी किया था? वो जहाँ तक मुझे ख्याल है 2017 के आसपास कभी हुआ था, ये उसी आसपास ना, क्या? अब तो तीसरा रोड मैप आ गया है ना, चौथा आ गया है। हाँ, तो हमको लगता है कि दूसरा रोड मैप में तीसरा में था, तीसरा में रहा होगा, पता नहीं, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो तीसरा में रहा होगा। तो तीसरे रोड मैप में यह कहा गया था कि हम गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। पता नहीं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर सरकार ने कोई अभी तक डाटा अपना जारी नहीं किया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने क्या निवेश किया या क्या वहाँ पर काम किया और उसका क्या प्रोडक्शन आ रहा है या उस पर क्या हुआ। अभी तक कुछ वैसा डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है, तो हम चर्चा उस पर नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर बात कही गई है कि हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देंगे, अर्थात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, नेचुरल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। नेचुरल एग्रीकल्चर का ये तो मतलब नहीं हो गया कि गाय बैल भैंस लेकर के हम खेत में पहुंच जाएंगे, वो तो नहीं होगा। तो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है उसके थ्रू करेंगे। तो जब भी करेंगे तो क्या चीज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम इस्तेमाल जो होगा वो बीज के स्तर पर या फर्टिलाइजर के स्तर पर या पेस्टिसाइड के स्तर पर, यही दो स्तर पर होगा ना, बीज के स्तर पर या तो उर्वरक के स्तर पर या पेस्टिसाइड के स्तर पर। अब उर्वरक के क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, मतलब अच्छी तरह से आप जानो कि भारत में जो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए मैक्सिमम निर्भरता कहाँ पर है, कहाँ से उर्वरक आप ला रहे हैं? मैक्सिमम उर्वरक
के लिए निर्भरता मतलब उर्वरक के लिए और फार्मेसी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से ला रहे हैं? चीन से ला रहे हैं, चाइना से वो आपके यहाँ आ रहा है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का भी रॉ मटेरियल और फार्मा सेक्टर का भी रॉ मटेरियल। अब हम लोग किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि हम नेचुरल एग्रीकल्चर की बात, नेचुरल की बात करेंगे तो क्या चीज़ की बात करेंगे? ऑर्गेनिक तरीका से। ऑर्गेनिक तरीका से अर्थात जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, मीन्स कि बर्मी ये काऊ डंग से जो तैयार होता है या उसी तरह के जो भी नेचुरल या फिर और भी जैविक खाद जो आप तैयार कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे नए नए कंपनीज, नए नए एग्री सेक्टर, एग्रो सेक्टर के जो नई नई कंपनियां हैं वो तरह तरह के बायो प्रोडक्ट्स जारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बायो पेस्टिसाइड भी जारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उस सेक्टर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी और सहायता देने के साथ साथ उसका सर्टिफिकेशन और साथ साथ उसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। इसके साथ साथ वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्रामीण पंचायत के माध्यम से इस पूरे प्रोविजन को, मीन्स कि प्राकृतिक खेती का जो कार्य किया जाएगा वो ग्रामीण पंचायत के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा और इसके साथ साथ 1000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी जहां पर जैविक एग्रीकल्चर को, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। जैविक स्रोतों से या जैविक संसाधन से जो उर्वरक या जो बीज प्राप्त होंगे उसके सहायता से हम खेती को उन्नत करने का काम करेंगे। सरकार ने ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला चीज देखेंगे तो दलहन और तिलहन के लिए मिशन। पिछली बार किस चीज के लिए था? मिलेट्स के लिए था। इस बार क्या कहा गया है कि दलहन और तिलहन इस दोनों के उत्पादन को हम बढ़ावा देंगे। इस दोनों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य होगा दलहन और तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर बने और इसके लिए भंडारण प्लस उसकी मार्केटिंग, विपणन, दोनों चीज़ के दिशा में काम किया जाएगा। और फसल के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो दलहन और तिलहन के प्रमुख फसल हैं सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी, इस तीनों के, इन सभी के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करें, इस दिशा में सरकार काम करेगी। इसके बाद सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, मतलब वेजिटेबल का प्रोडक्शन प्लस सप्लाई चेन, इस दोनों को दुरुस्त करने की बात की गई है। तो न केवल उत्पादन बल्कि इसकी आपूर्ति भी हो सके। तो आपूर्ति इसकी कहाँ होती है? कौन इसका उपभोक्ता केंद्र है? किसी भी जगह पर अगर हम सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो उसका उपभोक्ता कौन होता है? सबसे ज्यादा जो भी शहरी केंद्र होता है। तो शहरी केंद्र के आसपास हम उस क्लस्टर को, जैसे पटना को अगर आप लेंगे तो पटना में सब्जियों का कहाँ से आ रहा है? पटना को सब्जी की अगर सप्लाई देख रहे होंगे, मतलब एक शहर को आप देखिए, क्योंकि आप सभी लोग उसके उपभोक्ता होंगे। पटना के लोग तो खेती नहीं करते हैं, तो कहाँ से आ रहा है वहाँ? तो जो इस क्षेत्र के आसपास का जो कस्बा या जो ग्रामीण क्षेत्र होगा वहाँ से उत्पादित होकर के आएगा। तो उन्हीं जगहों पर जहाँ पर जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है उसके क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और उपभोक्ता केंद्र के नज़दीक, मीन्स कि जिस जगह पर उसका सबसे ज़्यादा उपभोग हो रहा है उसी के आसपास उस सब्जियों का जो क्लस्टर केंद्र होगा वो स्थापित किया जाएगा और इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि कितने क्षेत्र में इसका खेती हो रहा है, इन सब का डिजिटल जानकारी अवेलेबल रहेगा। इसकी डिजिटल जो इसका प्राइस है एक दिन का, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो सारे कुछ उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि न तो उपभोक्ता को परेशानी हो, न हमारे जो किसान हैं उनको परेशानी हो। क्लियर? अभी जैसे आप देखते होंगे कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है, जैसे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं किसान, उनकी मूल समस्या क्या होती है? क्या? सामान का जो उचित मूल्य है उनको वो मूल्य नहीं मिलता है। वो मूल्य किसके पास चला जाता है? इंटरमीडियरीज जो हैं उनके पास चला जाता है। जैसे आप कभी
अपने गांव में जा करके देखेंगे तो उसी चीज़ का मूल्य कुछ और मिलेगा, और शहर में आकर के देखेंगे तो उसी का मूल्य कुछ और मिलेगा। तो जो किसान है, किसान को तो उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसकी जानकारी अवेलेबल रहेगी, और खासकर जब बिहार जैसे क्षेत्र में इसके बारे में सोचेंगे कभी कि क्या बिहार के किसान को इससे कुछ फायदा मिलेगा, तो वहां पर आपको क्या पता चलेगा। बिहार में कभी बाजार समिति हुआ करती थी, बिहार में कभी बाजार समिति हुआ करती थी, किसान उत्पादन करते थे बाजार समिति में ला करके, और वो सरकारी नियंत्रण में स्थापित की गई थी। बाद में जब सरकार बनी बीजेपी और जेडीयू की, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम किया था कि उसको समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखिएगा लोकल मंडी आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आप जाएंगे सुबह के समय, अगर कभी घर से आ रहे होंगे तो आपके क्षेत्र में हर जगह लोकल मंडी मिल जाएंगे। उस लोकल मंडी से जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो देखिएगा बड़े पैमाने पर थोक में वहाँ पर बिक रहा है, और वहाँ से लेकर के शहरों में उसकी सप्लाई की जा रही है। और वहाँ पर क्या किसान को वाजिब मूल्य मिल पाता है? आप जाकर के देखें कि किसानों को जो मिल रहा है और शहर में जो उसका मूल्य मिल रहा है, उसमें दोगुना तिगुना तक का अंतर आपको दिख जाएगा। कभी ग्रामीण हाट में जाकर के आप उसी चीज़ को परचेज करेंगे, और उसी चीज़ को जब आप शहर में आकर के परचेज करेंगे तो 3 टाइम्स का डिफरेंस आपको पता चलेगा। और ये डिफरेंस कैसे दूर किया जा सकता है, इस दिशा में काम कैसे किया जा सकता है? तभी किया जाएगा जब एक जो बेचने वाला किसान है उसको पता होगा कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका आज मार्केट मूल्य क्या है। डिजिटली जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक उसको सुरक्षित रखने की, उसको प्रिजर्व करने की, और दूसरा उसको मार्केट तक पहुंचाने की। इस दोनों दिशा में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात इस बजट में की गई है। इसके बाद है कि 400 जिलों में खरीफ फसल का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा इसी प्रोग्राम के तहत, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 6 करोड़ किसान को उनकी ज़मीन के ब्यौरे के साथ उनकी ज़मीन को रजिस्ट्री में उनका जो ज़मीन है उसको दर्ज किया जाएगा, डिजिटल उसका प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल रहेगा। दूसरा चीज़ देखिएगा कि जो कुछ भी स्कीम्स आते हैं सरकार का, तो ज़मीन का ऑनर कोई और होता है और खेती करने वाले कोई और होते हैं। बिहार में अगर आप जाकर के देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पर उत्पादक कोई और है और ज़मीन जो है वो रेंट पर वो लेकर के खेती करते हैं। तो स्कीम्स का फ़ायदा कौन उठाते हैं? जिनके जो ज़मीन के ऑनर हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जब ज़मीन का जो सरकार का जो प्रोविजंस या सरकार के द्वारा जो फ़ायदे मिलते हैं, वो फ़ायदे किसको मिलते हैं? उस जिनके पास एलपीसी होता है, लैंड पोजेसन सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, उनको मिलता है। जो उस पर खेती करने वाले होते हैं, जो रेंट पर लिए रहते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो ओरिजिनल, जो वास्तविक उसके आकांक्षी होंगे, जिन्हें मदद मिलना चाहिए, उन्हें मदद मिल पाएगा। इसके बाद 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, केसीसी। ये तो बहुत पहले की योजना है, बहुत पहले से जारी हो रही है, इसी को और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा पिछले बार मत्स्य उत्पादन की चर्चा की गई थी, इस बार झींगा उत्पादन। झींगा समझते हैं ना? तो झींगा उत्पादन के लिए झींगा और उसके प्रसंस्करण, उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ फिर राष्ट्रीय सहकारिता नीति की चर्चा की गई है, वहाँ पर भी सहकार से समृद्धि की बात की गई थी। यहाँ पर भी उसी चीज़ को फिर टू कॉपी डिट्टो वहाँ से उठा करके यहाँ पर ले आया गया, और यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाएगी, रोजगार का सृजन होगा, और कृषि के माध्यम से हम अवसरों का मतलब रोजगार अवसरों का सृजन करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पिछले साल के बजट में जो कुछ कृषि के लिए कहा गया था, उससे इस साल अलग कैसे है।
पिछले साल में जो आवंटन किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो बातें कही गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्या वही बातें इस साल नहीं कही जा रही है या उससे कुछ अलग बातें हैं, कुछ नई बातें लग रही है क्या कि कुछ नया काम सरकार करने जा रही है? तो आप खुद बतलाइए, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप खुद सोचिए इन सब चीजों को। क्या कन्हैया, पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में क्या बहुत पहले एक बार शायद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ, या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को शायद अपना एक बार था ना, 13 महीने की सरकार गिर गई थी और उसके बाद उनको अपना फिर इलेक्शन हुआ था, फिर वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए थे, तो सरकार बन गई थी और विश्वास मत पर बहस चल रही थी। तो उसमें अजीत जोगी बड़ा अच्छा, उस समय कांग्रेस के अच्छे लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर पढ़ा था कि पंछी कहते हैं कि चमन बदला, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, तारे कहते हैं कि चमन बदला है, लेकिन मुझे तो देख करके यही लगता है कि लाश वही है, केवल कफन बदला है। तो वही चीज़ आप देखेंगे कि पूरा पिछले साल के बजट का मुआयना करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, और अभी के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया जा रहा है। कहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें कही, हर सेक्टर के बारे में। इसका जो 9 प्रायोरिटी में से फर्स्ट प्रायोरिटी की हमने चर्चा की है, सेकेंड प्रायोरिटी में कुछ हिस्सा सर आज पूर्वोदय की आपके साथ चर्चा कर रहे थे, तो पूर्वोदय स्कीम उस वही समावेशी विकास के अंतर्गत पूर्वोदय स्कीम की बात की गई है। तो लास्ट ईयर में आप देखेंगे उसी के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत को टारगेट किया गया था कि वहां पर हम इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे और अगले 3 साल में उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। इस बार क्या किया गया है, अब वो अगले 3 साल में जो उसका तो 2 साल अभी बचा हुआ होगा ना, उस 2 साल के लिए क्या होगा उसका कोई चर्चा नहीं है। जैसे मिलेट के लिए था कि अगला 3 साल में हम हर थाली में मिलेट पहुंचा देंगे, था ना। अब देखिए अगले इस साल में क्या हुआ है, मिलेट्स पूरे बजट से नदारत है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं कि मिलेट के लिए क्या करेंगे। तो हमेशा आप देखिएगा क्या होता है कि पूरा, जैसे अभी बिहार की योजनाओं की सर चर्चा करे थे, तो बहुत डिटेल में पुरानी बातों को लेकर के कि कब कब कौन कौन सी योजनाएं थी, उसको कैसे रीपैकेजिंग करके आपके सामने लाया गया, वही सब चीज़ें यहाँ भी लगभग वही चीज़ें हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो अदर 8 प्रायोरिटीज़ है, उस 8 प्रायोरिटीज़ की चर्चा आपके साथ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।